Assalamu alaikum dear students. I do hope that you people are fine and enjoying good health. I, Professor Muhammad Noman Faisal, welcome you people on this platform of learning. And our today's topic is toppers paper presentation skills. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो आपको हर पेपर में 5-6 मार्क्स दूसरों की निस्बत जिनकी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है वो डिफर करवाती है। और ना सिर्फ आर्ट्स में बल्कि साइंस में भी ऐसा होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड आपके जो पेपर्स हैं, जो एग्जाम्स हैं, अगर वो 1100 मार्क्स के हो रहे हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 25-30 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो करवाती हैं। और बाज़ औक़ात एग्जामिनर की चॉइस पर ये डिफरेंस उससे भी ज़्यादा आ जाता है। एंड लेट अस नाउ कंटिन्यू अहेड। ओके, 5 पॉइंट्स के अंदर हम पेपर प्रेजेंटेशन स्किल सीखेंगे। एक तो ड्राइंग मार्जिन लाइन, सेकंड प्रेजेंटिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, देन मेकिंग करेक्शंस, देन प्रेजेंटिंग लॉन्ग क्वेश्चंस एंड फर्निशिंग कोटेशंस। ये 5 चीजें आज हम इनिशियली सीख रहे होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद ड्राइंग मार्जिन लाइंस। आपको स्टूडेंट स्क्रीन पर मार्जिन लाइंस जो हैं वो लगी नजर आ रही है, उनको क्रॉस किया है मैंने। क्रॉस करने का मतलब है कि ये मार्जिन लाइंस आपको रिकमेंडेड नहीं है, आपने ये मार्जिन लाइंस इस तरह से नहीं लगानी। आप गौर करें कि मार्जिन लाइंस सिंगल लगी हुई हैं और थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी भी फील हो रही हैं आपको। और यहाँ गौर करें, राइट साइड पर डबल आता है कि ये इंग्लिश का पेपर कर रहा है या जिस मर्जी चीज का पेपर है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है तो राइट साइड पर उसने डबल मार्जिन लगाया है। अगर आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं तो डबल मार्जिन भी लेफ्ट साइड से होना चाहिए, अगर आप राइट साइड से लिख रहे हैं तो डबल मार्जिन राइट से होना चाहिए। और डबल मार्जिन रिकमेंडेड है, अच्छा लगता है, मार्जिन होने भी बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। तो गौर करें, ये जो मार्जिन लगे हुए हैं ये सूटेबल और अट्रैक्टिव नहीं है। तो लेट मी शो यू राइट मार्जिन क्या है। राइट मार्जिन ये हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं तो आप अपने जो मार्जिन लाइन्स हैं वो डबल लगाएं, ये आपको रिकमेंडेड है डबल मार्जिन्स। और आपने पहली जो लाइन लगानी है वो डबल कट वाले मार्कर से लगानी है और दूसरी एक बारीक सिंगल मार्कर से, या कट की आप जो एक साइड है उसकी निब है उसकी साइड से लगा सकते हैं बारीक करके। और अगर आप राइट साइड से पेपर कर रहे हैं तो वही आपको मार्जिन राइट पे लगाना है, लेकिन कट वाला फिर भी बाहर वाली साइड पर रहेगा और बारीक वाला अंदर रहेगा। आप 2 चीजें आपके पास होती हैं, स्पेशली जो इंग्लिश उर्दू के हम टीचर्स हैं मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं कि आप दूसरी साइड पर भी एक मार्जिन लाइन लगा लो, बेशक वो सिंगल मार्जिन लाइन ही हो, दूसरी साइड पर डबल लगाने की जरूरत नहीं है। उससे फायदा क्या होगा कि आप जब एंडिंग करेंगे, कई बच्चे स्टूडेंट्स एंडिंग करते हैं तो कोई लाइन का यहाँ खत्म हो रहा है, कोई लाइन पे यहाँ खत्म हो रहा है, कोई लाइन के यहाँ खत्म हो रहा है, जुमला सेंटेंस को यहाँ खत्म हो रहा है, तो वो खूबसूरत नहीं लग रहा होता, वो दूर से एक बहुत बुरा इंपैक्ट देता है। तो आपने जब ये लाइन सिंगल लगा लेते हैं तो एक ब्रेन में इंपैक्ट आ जाता है कि मुझे इस लाइन के मैक्सिमम करीब करना है हर सेंटेंस के एंड को। और जब आप मैक्सिमम करीब एंडिंग कर रहे होते हैं उस मार्जिन लाइन के तो वो खूबसूरत लगता है। तो दैट इज वाई दूसरी साइड पर भी एक सिंगल मार्जिन लाइन लगाना रिकमेंडेड है, लेकिन ना भी लगाएं वो भी रिकमेंडेड है, दोनों तरफ ठीक है। स्पेशली जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स वगैरह में दूसरी साइड पर जो मार्जिन है वो मोस्टली रिकमेंडेड नहीं होता। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंटिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जो है वो प्रेजेंटेड नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपको ये इंग्लिश का पेपर है, दूसरी तरफ आपको ये एक अकाउंट कॉमर्स का पेपर नजर आ रहा है। तो आप गौर करें, जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रेजेंट करना है तो आपने क्वेश्चन का जो मेन नंबर है वो लिखा, फिर आपने वो जिस चीज में से शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब ये नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स लिखें। पोएम्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर का है तो पोएम्स लिखें। आपको जो है वो शॉर्ट स्टोरीज में से आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर के नीचे शॉर्ट स्टोरीज लिखें। देन उस क्वेश्चन का अपना नंबर, मतलब आपका पहला क्वेश्चन आप 2 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो 2 ही लिखेंगे, आप 1 नहीं लिखेंगे। अगर आप 3 पहले अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो 3 लिखें। देन क्वेश्चन की एक छोटी सी हेडिंग अक्सर स्टूडेंट्स बना लेते हैं, दैट इज सूटेबल। और देन आप एक क्वेश्चन का अपना आंसर दें और आंसर देने के बाद एक लाइन लगाएं और देन आप अगले क्वेश्चन का नंबर, उसकी हेडिंग और इस तरह सो ऑन आपका पेपर चलता रहेगा। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो यहां आपको जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जब भी हम एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो यूजुअली उसकी एक स्टेटमेंट छोटी सी देना। मैं पूरा क्वेश्चन लिखने को रिकमेंड नहीं करूंगा। मींस ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लिखें ये नॉवल से, क्वेश्चन नंबर 4 नॉवल से शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉवल का नाम भी लिख दिया, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये पोएम से तो पोएम लिखें, अगर ये मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज में से तो इधर मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज लिखें और देन आप उस क्वेश्चन का अपना नंबर दें।
اب وہ کوشچن لیکس کینولیا کے بارے میں ہے تو آپ اوپر لکھیں لیکس کینولیا, لیکس کا ایل اور کینولیا کا سی کیپٹل ہوگا. دین اپنا آنسر دیں. آنسر کے اندر غور کریں, ایک کوٹیشن مارکس آنی تھی کیونکہ یہ ورڈز کسی کے سیم ٹو سیم بولے ہوئے ورڈ تھے, ڈائریکٹ سپیچ تھی, تو غور کریں ویسے ہی آپ کو انورٹڈ کاماز بھی دینے. اور چونکہ یہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے والی چیز تھی, تھوڑا سا شو آف کرنے کی چیز تھی کہ جی میں نے اس کریکٹر کے سیم ٹو سیم ورڈز لکھ دیے, تو غور کیجیے ان کو انڈر لائن بھی کیا گیا تاکہ ہائی لائٹ کر کے خوبصورت کر کے بیان کیا جا سکے. یہ پیپر ایک انٹرمیڈیٹ کی بورڈ ٹاپر آمینہ کا ہے, اور آپ اس کی پریزنٹیشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایگزامینر کو پراپرلی اپنی طرف اٹریکٹ کیا گیا ہے, کہ اس کو دکھایا جائے کہ جی میں نے کوئی نہ کوئی سالڈ مٹیریل لکھا ہے, میں نے کوٹیشن دی ہے, میں نے جو ہے وہ بک کا ریفرنس دیا ہے یہاں. اور غور کریں سیکنڈ کوسچن ہے, دین میچ کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے اور آپ نے آگے کوسچن کو اٹیمپٹڈ دیکھا ہے. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں کہ جب آپ ایک کوسچن لکھیں تو کٹ مارکر کا یوز کہاں کہاں آپ نے کرنا ہے. ٹو رائٹ دا امپورٹنٹ ورڈز, فار ایگزامپل ڈیٹس, ڈیفینیشن, یونٹس, سم سینٹینسز ایٹسیٹرا. تو آپ کٹ مارکر کا یوز دیکھیں, کوئی نہ کوئی آپ ہیڈنگ دے رہے ہیں اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں, آپ ڈیفینیشن کو دے رہے ہیں, دیکھو ڈیفینیشن دے رہے ہیں تو یہ آپ کٹ مارکر کا یوز ڈیفینیشن کے لیے کر سکتے ہیں, یا لفظ ڈیفینیشن لکھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. کوئی یونٹ لکھنے جا رہے ہیں آپ, کوئی آپ جیسے آپ ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر ایک ایکویشن لکھنے جا رہے ہیں, کوئی سینٹینس امپورٹنٹ ہے, جیسے یہ سینٹینس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کریکٹر کے بولے ہوئے اپنے ورڈ سے, تو آپ ان کے لیے کٹ مارکر کا یوز کر سکتے ہیں. دین فار ہیڈنگس, جیسے یہ لیکس کنولی اور میچ آپ کو کٹ مارکر سے لکھا نظر آ رہا ہے. ٹو ڈرا شارٹ لائن آفٹر رائٹنگ ایچ آنسر, کہ آپ ایک آنسر کے بعد, دیکھو اس نے تو 3 لائنز لگائی ہیں, دیٹ از بیٹر, لیکن آپ کٹ مارکر سے ایک سمبل لائن لگا لیں گے تو وہ بھی ایک بڑا امپیکٹ دے گی, ایک بولڈ امپیکٹ دے گی کہ یہاں ایک کوسچن اینڈ ہو گیا. لیکن یہ لائن پوری لائن پر نہیں لگا دینی, یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی لائن لگاتے ہیں جو ایک کوسچن سے دوسرے کوسچن کی کنیکٹیوٹی کا اور سپریشن کا پتہ دیتی ہے. ٹو رائٹ کوسچن نمبر, یہ دیکھ رہے ہیں آپ کوسچن نمبر کٹ مارکر سے لکھا ہوا, اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. دین رائٹ سیکشن نمبر, آپ کٹ مارکر کا یوز کر سکتے ہیں کہ جی یہ سیکشن نمبر 1 ہے پیپر کا, یہ سیکشن نمبر 2 ہے, یہ سیکشن نمبر 3 ہے. پھر کوسچن نمبر ان عربک اور پارٹ نمبر ان رومن. یاد رکھیے گا جو کوسچن نمبر ہے وہ ہمیشہ آپ عربک میں لکھتے ہیں. دیکھیں یہ کوسچن نمبر 2 ہے تو یہ عربک میں لکھا گیا 2, لیکن جو پارٹ نمبر ہوتا ہے وہ رومن میں لکھتے ہیں. یہ دیکھیں پارٹ نمبر لکھا ہوا ہے, 1 لگا کے اس کو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی بریکٹ لگائی ہوئی ہے, تو پارٹ نمبر آپ رومن میں لکھیں گے, اور کوسچن نمبر جو مین ہوتا ہے 2, 3, 4, 5, وہ جیسے یہ کوسچن 2 کا آپ نے پارٹ اے کر رہے ہیں, پارٹ بی کر رہے ہیں, پارٹ 1 کر رہے ہیں, 2 کر رہے ہیں, وہ آپ رومن میں لکھ رہے ہوں گے. نیکسٹ موو کرتے ہیں جی انڈر لائن کی ورڈز. ہمیشہ جب آپ ایک شارٹ کوسچن کریں تو آپ جو اس کے کی ورڈز ہیں, جیسے اگزامپل ہے, آپ کو انڈر لائن کرنی چاہیے. یہ کوسچن کی ہیڈنگ ہے, آپ کو انڈر لائن کرنی چاہیے. کوسچن کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ ان کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں, اور غور کریں یہاں مارکر سے لکھے نظر آ رہے ہیں, آپ ان کو مارکر کے ساتھ بھی لکھ جاتے ہیں. اور دیکھو دونوں کوسچنز کے بیچ ایک آپ کو لائن بھی لکھی نظر آ رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکویشن لکھی گئی ہے سائنس کی, تو وہ ایکویشن ایک مارکر سے لکھی گئی ہے. لازمی طور پر جب اگزامپل کسی بھی کوسچن میں دے رہے ہو تو اگزامپل کے باقاعدہ ہیڈنگ دے, ایگزامینر کو پتہ لگے کہ اس نے نہ صرف اپنا آنسر لکھا ہے بلکہ آنسر کے ساتھ اس نے اپنا ایگزامپل بھی دی ہے. ورنہ کئی بار وہ ایگزامپل شارٹ کوسچن کے اندر ہی یا لانگ کوسچن کے اندر ہی کہیں کھو جاتی ہے, اور ایگزامینر تیز چیکنگ میں سمجھتا ہے کہ شاید اس نے ایگزامپل دی ہی نہیں. تو ایگزامپلس آپ کو لازمی ہیڈنگ دے کے لکھنی چاہیے, اور باقاعدہ جو ایگزامپل دیں اس کے اندر بھی جو امپورٹنٹ چیزیں وہ مارکر سے لکھیں یا ان کو انڈر لائن کریں. دین رائٹ لیجیبلی. لیجیبل کا میننگ ہے کہ آپ کی ریڈیبل ہو, آپ کا وہ سمجھ آئے کہ یہ ایم ہے, یہ این ہے, یہ ای ہے, یہ اے ہے یا او ہے. ادروائز اگر آپ کی لیجیبلٹی نہیں تو ایگزامینر یہی سمجھے گا کہ شاید اس اسٹوڈنٹ کو اسپیلنگ غلط لکھ رہا ہے, یہاں اس کو لکھنا ہی نہیں آتا. تو آپ کی لیجیبل ہونی چاہیے. جیسے اسٹوڈنٹ کی کافی حد تک لیجیبل ہے, لیکن اگر آپ یہ ورڈ ڈیپینڈس دیکھیں تو یہ ای لیجیبل نہیں ہے, یہ ای اور آئی اور اس کسی چیز میں ڈفرنس فیل نہیں ہو رہا. تو آپ کو یہ کہیں کہیں اسٹوڈنٹ اسپیڈ میں لیجیبلٹی خراب کرتے ہیں, وہ لیجیبلٹی آپ کو خراب نہیں ہونی چاہیے. رائٹ اے شارٹ لائن آفٹر ایچ آنسر. ہر آنسر کے بعد یہ دیکھیں شارٹ لائن لگی ہوئی ہے, یہ آپ کو ہر صورت دینی چاہیے. نیکسٹ آتے ہیں جی میکنگ کریکشنز. کئی بار کریکشن کیسے کرتے ہیں جی, جو غلط ہوا وہاں کراس مار دیا, وہ اوپر دائرے بنا دیے, لائنیں مار دی. ایسا آپ نے ہرگز بھی نہیں کرنا. آپ کے پاس کریکشن کرنے کے 2 سے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو بڑا سوٹیبل طریقہ ہے جس سے پریزنٹیشن زیادہ بری نہیں لگتی, کہ آپ اتنے حصے کو بریکٹس میں کر کے آپ
क्रॉस लगा दें, ये देखो क्रॉस लगा हुआ है, ऑल कंपनीज देखो विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस, आपको नजर आ रहा है क्रॉस लगे हुए हैं, जिसको बताया गया है कि ये रॉन्ग है। आप चाहें तो इधर एक सिंगल लाइन से, मतलब विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस, इसके ऊपर इसके थ्रू इसके अंदर से एक लाइन गुजार दे, 2 3 4 लाइनें गुजारने की जरूरत नहीं है, वो बैड इंपैक्ट देता है। एक सिंपल लाइन, आपको पता है वाइटनर की या फ्लूइड की या रिमूवर की इजाजत नहीं होती पेपर में, तो कुछ बच्चे ले भी जाते हैं लेकिन वो सारे पेज वहाँ येलो कर देता है और इम्पैक्ट खराब होता है। तो आप सिंपल क्रॉस लगा दें साइडों पे उसको ब्रैकेट्स में करके, या एक सिंगल लाइन उसके अंदर से पास कर दें जो कि शो कर देगा कि ये आपने कट किया है। तो ये बेटर तरीका है, ये सजेस्टेड तरीका है। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंटिंग लॉन्ग क्वेश्चंस, कि जी लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने कैसे लेके चलना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस एक नजर आ रहा है पाक स्टडीज का, आप कह लें इस तरह आपके अक्सर उर्दू और इस्लामियात के भी हो रहे होते हैं, और एक तरफ आपको जो है वो एक फिजिक्स के पेपर का, एक साइंसेस के पेपर का लॉन्ग क्वेश्चंस की अटेम्प्टेशन दिखाई दे रही है। तो गौर करें, आप उसका बाकायदा तौर पर एक जो है वो पैटर्न रखेंगे कि आप सवाल जो है उसको पूरा लिखने के बजाय उसकी मेन हेडिंग दे कि इस्लामी जमहूरी रियासत के लिए कौमी यकजहती, और आगे वो होता है उस पर नोट लिखें, उसकी अहमियत पर, अब सिर्फ उतना लिख दें। थोड़ा सा देखें पहली हेडिंग पस मंजर शेर देखें, एक डिफरेंट जो है लिखा गया है, मार्कर से लिखा गया है, देन उसको एक्सप्लेन किया गया है, फिर सहाबा का तर्ज अमल आ गया, देन उसको एक्सप्लेन किया गया। और गौर करें पैराग्राफ के अंदर भी जो बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मिसाली रियासत बन गई, मार्कर से लिखा जा रहा है। तो ये तर्ज अमल बड़ा खूबसूरत होता है, हेडिंग्स को अंडरलाइन किया गया है। अब इधर आते हैं, ये क्वेश्चन जो है शुरू हो रहा है उसका ए पार्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा गया, उसको पहले डेफिनेशन की हेडिंग दे के डिफाइन किया गया है, देन उसका फार्मूला की हेडिंग दे के फार्मूला लिखा गया। आप चाहें तो ये फार्मूला मार्कर से लिख दें, देखिए हेडिंग कट वाले मार्कर से लिख दें, ये राउंड मार्कर से लिख दें, दोनों मार्कर यूज हो जाएंगे। आपने नीचे एग्जाम्पल की हेडिंग दे के एग्जाम्पल दी है, डायरेक्शन दे रहे हैं, गौर करो हर चीज, बजाय कि इसको गुतमुत करें कि वो अंदर से समझ ही ना आए, बस डायरेक्ट ही फार्मूला लिख दिया, डायरेक्ट ही अंदर एग्जांपल लिख दी, हर चीज हेडिंग बना के लिखें। और उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एग्जांपल के अंदर भी ये जो फार्मूला लिखा गया है वो मार्कर से लिखा गया ताकि हाईलाइट हो जाए कि ये एग्जांपल है जी, ये उसको एक्सप्लेन किया गया थोड़ा सा, और ये उसको सम अप किया गया कि ये बात बयान हुई है। तो इससे वो चीज खूबसूरत होकर सामने आती है और एग्जामिनर जो है उस पर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए भी आपको अपनी जो मेन चीजें हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर के सामने क्लियर होके जाएं, और उसको आपको पता है कि एग्जामिनर ने इन चीजों को लाजम देखना है, वो चीजें रिक्वायर कर रहा है, यू आर supposed to highlight those using marker, through underlining, anything like that. नेक्स्ट आते हैं जी फर्निशिंग कोटेशंस पे, अपने आखिरी पॉइंट पे। तो ये जो कोटेशंस आप लिख रहे होते हैं, तो कोटेशन हमेशा पेज के सेंटर की तरफ लिखी जाती है। ये अक्सर आप उर्दू में लिख रहे होते हैं, अक्सर आप इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, इस्लामिक स्टडीज में लिख रहे हैं, पाक स्टडीज में लिख रहे हैं। अगर तो वो शायरी है तो उर्दू की शायरी तो आपको पता है पेज की राइट साइड से शुरू हो रही होती है लाइन, और इंग्लिश की शायरी पेज की एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू होती है। लेकिन उसके अलावा अगर वो नॉन पोएटिक कोटेशन है तो वो पेज के सेंटर में थोड़ी थोड़ी जगह, जैसे देखिए यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ी है और थोड़ी सी लेफ्ट और थोड़ी सी राइट में जगह छोड़कर एक सेंट्रलाइज बनाकर कोशिश की जाती है, पर इतना भी नहीं कि सिर्फ 2-2 3-3 वर्ड्स आए। देखिए यहाँ 4-5 वर्ड तकरीबन हर एक लाइन के लिखे हुए, तो आप उनको मार्कर से लिखें। और गौर करें अगर कोटेशन लिखने वाले का नाम लिखना है तो वो नाम भी मार्कर से लिखें। आवर कायद सेड, शेक्सपियर सेड, तो शेक्सपियर मार्कर से लिखेंगे, सेड मार्कर से नहीं लिखना। फिर उसकी कोटेशन को मार्कर से लिखें, खूबसूरत सा करके इन्वर्टेड कॉमास में लगाएं। और गौर करें अगर आपने कट वाले मार्कर से कोटेशन दी है तो उसको वैसे अंडरलाइन ना भी करें तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप किसी सिंगल मार्कर से या सिंपल पॉइंटर से ही, देखो पॉइंटर भी एक डिफरेंट चीज है, तो उससे आप एक अंडरलाइन कर देंगे तो खूबसूरती और निखर आएगी। लेकिन एहतियात करनी है अंडरलाइनिंग करने में कि लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट हों। देखो वो कई लोग लहरें सी बना देते हैं, वो लहरें नहीं बनानी, वो बुरा लगता है। सिंपल स्ट्रेट लाइनें लगाएं। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप इतना वक्त है कि आप यहाँ अपना रूलर रख के लाइनें लगा सकते हैं, तो वो लाइनें लगाएं और खूबसूरत तरीके से। लेकिन कोई भी लाइन ऐसा ना हो कि आपके किसी लफ्ज के अंदर से स्ट्राइक कर रही हो, उसके अंदर से गुजर रही हो। गौर करें कोई भी लाइन किसी लफ्ज के अंदर से गुजर नहीं रही। अगर कहीं गुजरने का खदशा पैदा हुआ, तो जैसे ऑफ के अंदर से गुजरने का खदशा पैदा हुआ है तो लाइन ही नहीं लगाई, उसके इर्द गिर्द लाइन रोक दी। ये देखो एफ के इर्द गिर्द लाइन रोक दी है ताकि एक खूबसूरत इंपैक्ट जाए और लफ्ज क्रॉस होता हुआ नजर ना आए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब आपको लोगों के लिए जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज पेन विद
0.6 mm to 0.8 mm निब। देखिए मोस्टली जो पेन बाजार में मिलते हैं वो 5 to 6 mm होते हैं, बल्कि लिखा कहीं पे 6 होते वो 4-5 ही है। हमेशा जब आप पेन लें तो उसको कुछ अरसा यूज करें, देन उसको पेपर में लेके जाएं, उससे उसकी निब 6 से ऊपर चले जाती है। कुछ पेन होते हैं जो ऑलरेडी 8 mm निब के होते हैं, खूबसूरत लगता है, थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ, थोड़ा सा उससे अल्फाज का साइज, सब लफ्ज का साइज भी बड़ा हो जाता है, जो कि ज़ाहिर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है और पेपर ज़रा भरा भरा और इंक भी डार्क आती है। इंक डार्क आने की वजह क्योंकि निब मोटी है तो वो इंक भी ज़्यादा ले रही होगी। तो आपके कुछ पेन होते हैं जैसे डक्स का जो पेन है उसकी निब अक्सर बड़ी होती है। पेलिकानो के जो पेन्स हैं ऑल्दो एक्सपेंसिव हैं, उनकी निब्स जो हैं वो मोस्टली ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट दे रही होती हैं, थिक इम्पैक्ट देती हैं। तो थिक इम्पैक्ट याद रखिएगा, ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट आते हैं यूज बोथ कट एंड राउंडेड मार्कर। जब पेपर में लेके जाएं तो सिर्फ कट मार्कर या सिर्फ राउंडेड ना हो, दोनों हो। देखो कट आप मेन हेडिंग्स के लिए यूज करेंगे और राउंडेड आप उसके अंदर अगर सब हेडिंग है, देखो कट से आपने लिख दिया फार्मूला का वर्ड और राउंडेड से आप वो एक्चुअल फार्मूला लिख दें। ये नहीं कि कट से ही आपने फार्मूला का वर्ड लिखा और राउंडेड से ही आप कट से या फार्मूला लिख रहे हैं, वो अच्छा इंपैक्ट नहीं देगा। तो वहां राउंडेड यूज करें, ये मिक्सचर खूबसूरत बनाएगा। आप उसके लिए पॉइंटर का यूज भी कर सकते हैं। इंक शुड बी ब्राइट ब्लू। अच्छा, कई स्टूडेंट्स इंक होती है जी वो बिल्कुल ही लाइट आ रही होती है, लाइट नहीं आनी चाहिए, ना ही वो बहुत ज्यादा डार्क होनी चाहिए, मतलब बहुत ही ज्यादा ना एक डार्क और गफ सा कलर आ रहा हो, ब्राइट कलर हो, चमकदार सा इंक का कलर आए, ब्राइट ब्लू। तो इसके लिए अच्छी इंक का यूज करें। पेलिकानो की इंक्स अच्छी हैं, डॉलर की इंक अच्छी है और भी बहुत सारी कंपनीज की इंक अच्छी है। तो अच्छी इंक जो ब्राइट ब्लू इंपैक्ट दे रही है, जो डल ब्लू इंपैक्ट ना दे, जो लाइट ब्लू इंपैक्ट ना दे, ना लाइट हो ना डल हो, ब्राइट ब्लू इंपैक्ट हो, वो खूबसूरत लगती है। देखो जरा चमकदार और शोख कलर हैं वो अच्छे लग रहे होते हैं। और आपको पता है कि पेपर होने के कम से कम 15-20 महीने बाद चेक हो रहा होता है। तो अगर आपकी इंक पहले ही लाइट होगी तो उतने दिन पड़े रह के खुश्क होके और डार्क लाइट हो जाएगी, जो कि बहुत बैड इंपैक्ट जाएगा और एग्जामिनर समझेगा कि शायद इसने इंक बहुत ही बुरी क्वालिटी की यूज की है, आपकी प्रेजेंटेशन खराब होगी। और देन नेवर अटेम्प्ट विद अ ब्रांड न्यू पेन। अक्सर एक हम चीज देखते हैं कि स्टूडेंट पेपर से पहले 2 पेन 3 पेन नए ले लेते हैं। भी मार्कर्स नहीं लें क्योंकि मार्कर्स खुश्क होती रहती हैं, लेकिन पेन हमेशा जो है पालने होते हैं। अब पेन पालना मैं क्यों कह रहा हूं, कम से कम 4-5 माह पहले, मतलब जब सेशन स्टार्ट हो तब पेन लें कि ये पेन अब मुझे पेपर के लिए तैयार करने। देखिए आप उन पेन्स के साथ यूज करेंगे वो 4-5 mm का होगा। अब जब उनको यूज करेंगे तो 6 to 8 mm का वक्त के साथ 4-5 माह में लिख के घिस के हो चुका होगा। तो कभी ब्रांड न्यू पेन के साथ पेपर नहीं देने, वो बहुत बारीक लिखता है, आपकी उसके ऊपर ग्रिप भी नहीं बनी होती, इसलिए पेन फिसल भी रहा होता है पेपर में, आपकी ग्रिप भी नहीं आती, लफ्ज खूबसूरत नहीं लिखे आते। जिस पेन के साथ आपने 3-4-5 माह लिखा, वो पेन आपके हाथ के फिंगर्स के अंदर फिट आया होता है, उसके साथ आपकी रवानी बनी होती है, पेन का फ्लो भी बना होता है, पेन की निब भी बनी होती है आपकी। हर एक ना पेन के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है उसकी निब पर, वो स्पेसिफिक प्रेशर बन के आपका स्टाइल उस निब के साथ हारमोनियस हो चुका होता है। और आपकी हैंड राइटिंग जो आप देना चाह रहे होते हैं, वो हैंड राइटिंग के लिए आपको ज्यादा प्रेशर फिर एग्जर्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि 4-5 माह के प्रेशर कॉन्टिन्यूस से वो निब उस एंगल से वैसे ही बन चुकी है और आपकी खुद ब खुद प्रेजेंटेशन जो है वो हैंड राइटिंग है वो उसके मुताबिक आ रही है। और आपको कोई स्पेशल हाथ जोर लगा के एफर्ट नहीं करने पड़े कि 3 घंटे बाद आपका हाथ ही दुखता हो, वो सीन आपके साथ नहीं बनेगा। तो पेन पालना है, पेन नया नहीं खरीदना, 3-4 माह लेके रखें। आई डू होप कि आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, you can WhatsApp me, you can SMS me, and even you can ask those questions in the comments, and I would look forward to answer those all questions asked by you people for you people's betterment, for you people's welfare, and inshallah ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी और आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके मार्क्स जो हैं आपके पेपर्स में इंक्रीज होने वाले इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।